नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एक नए खुलासे को लेकर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पूरा कच्चा चिट्ठा 2018 से लेकर ऑन फ्यूजन बनने तक का पूरा कच्चा चिट्ठा आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऑन पैसिव में ऐश ने क्या क्या कारनामे किए हैं। तो ये आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिएगा। आई एम नॉट श्योर ये वीडियो कितना लंबा होने जा रहा है, क्योंकि सेम टू सेम मैंने ट्रांसलेशन किया हुआ है, क्योंकि जिसने भी ये इन्फॉर्मेशन दिया है पुख्ता सबूतों के बाद ही दिया है। तो सेम टू सेम मैंने ट्रांसलेशन किया है, सारे सेंटेंस सारे वर्ड्स को मैंने उसमें रखने की कोशिश की है ताकि कुछ भी ऊपर नीचे ना हो। तो मैंने एक्चुअली सैटरडे को भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था, क्योंकि मैं चाहता था कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें अभी चल रही है। मैंने प्रेजेंटेशन रात को ही मेहनत करके बना लिया था कि संडे को 2 वीडियोस आप लोगों के लिए डाल दूं। पहला टॉपिक था आपका कि जाहिल अंसारी गंवारों वाले बातें कब छोड़ोगे। सही बात, मैं एकदम एग्जैक्टली सेम चीज़ लिखा। मुझे बुरा लगता है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ये जाहिल लोग, गंवार जैसे लोग, प्रॉब्लम जानकारी नहीं होने की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप जानबूझ के जो दलाली करने वाले जो काम करते हो, जानबूझ के आपको कुछ नहीं पता, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ में सुन लिया, बिना पुख्ता सबूत के, बिना लॉजिक के, बिना R&D किए हुए आप जो चढ़ के आ जाते हो, जो बेवकूफ़ बना देते हो गरीब लोगों को, गरीब फाउंडर्स को, वहाँ पे मुझे गुस्सा आता है। मैंने क्या बताया था कि वीडियो में ये एक नई कंपनी बन रही है, नाम चेंज नहीं हो रहा है। ये चीज़ों को समझो। नाम चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन नाम चेंज इसमें नहीं हो रहा है कि मेरा नाम देखो, ये बताने लग गए मेरा नाम 3 नाम है, मेरा पेट नेम है, मुझे इससे भी बुलाया जाता है। फेसबुक ने भी नाम चेंज कर दिया, फेसबुक से मेटा हो गया। अरे भाई साहब, आप फेसबुक किस कारण से हुआ है उस चीज़ को समझो, और ऑन पैसिव किस कारण से कर रहा है उन चीज़ों को समझो। तो ये सब जब तक आप नहीं समझोगे, अंधभक्ति करते रहोगे, आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएगा। दूसरा वीडियो मैंने उसमें ज्ञानुद्दीन किसी ने मुझे शेयर किया था उसका वीडियो। उससे भी मैंने, कोई लीडर है शायद, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तो उसको भी मैं उसमें रगड़ा था, उसकी भी पुंगी बजाई थी, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सच में टाइम की बहुत इधर उधर चल रहा था, तो मुझे खुद गुस्सा आ रहा था कि भाई इतना मेहनत करके रात को मैंने प्रेजेंटेशन बनाया, रिकॉर्ड करने में क्या प्रॉब्लम था। रात को रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया, देखो यहाँ पे थोड़ा माहौल अलग रहता है कि रात को मैं चिल्ला चिल्ला के वीडियो बना रहा हूँ, तो वो सही नहीं लगता है ना। अभी दूसरा वीडियो था कि दिसंबर तक का तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्या होना है, क्या होने जा रहा है। एग्जैक्टली सेम हुआ, कुछ भी नया हुआ नहीं हुआ, जो मैंने बोला था सेम हुआ, है ना। तो उसके बाद अगला 5-6 महीने कैसे जाने वाला, वो आप लोगों से डिस्कस मैं करने जा रहा था, क्योंकि हमारा चैनल का पर्पज़ ही हमेशा से एडवांस में आप लोगों को चीज़ों को बताना है। लेकिन टाइम नहीं मिलने के कारण मैं नहीं कर पाया, दोनों वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन आज सुबह सुबह रिकवरिंग 100 का 6:30 बजे के आसपास मेरे पास एक मेल आया, क्योंकि हमारी बात हो रखी है कि जब भी कुछ इंपॉर्टेंट खुलासा हो, बातें हो, वो मुझसे शेयर करे। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत सारे पुख्ता सबूतों के साथ, कानूनी चीज़ों के साथ ही वो चीज़ें कर रही है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठ के वो कर रही है। तो चीज़ों को समझो। तो क्या है कि इसलिए अगर मैं कुछ भी बात किसी को भी सपोर्ट कर रहा हूँ, तो उसके पीछे का रीज़न होगा, उसको मैं सच्चा मानता हूँगा, उसको समझता हूँगा। चाहे शौर्य सिंह को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, राइट, कब से, जब से शुरुआत, पहला ही वीडियो से जब उसने रिक्वेस्ट किया तब से मैं आज तक सपोर्ट करते आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लोगों को जज करना आता है। फिर दूसरा, मैं किसी भी वेबसाइट का इस्तेमाल करता हूँ, कहीं से भी इन्फॉर्मेशन लाता हूँ, किसी के भी बारे में इस वीडियो में अगर कहीं पे भी चैनल पे बताता हूँ, तो कहीं पे मुझे भरोसा होता है, उसमें लॉजिक रहता है, और उसमें सच्चाई होने के 80% चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये नहीं बोलूँगा कि 100% सब कुछ सही होगा, कुछ ना कुछ, यार देखो, चीज़ें प्रोबेबिलिटी पे चल रही है, और कुछ खुलासा ऐश ने इतने कारनामे किए हुए कि हर चीज़ अचानक निकालना मुश्किल है, क्योंकि SSC को भी उसी कारण टाइम लग रहा है, राइट। तो इसलिए अभी रिकवरिंग 100 ने मुझे मेल करके बोला, 6:30 बजे की बात है, तो ये सब वीडियो आप डेफिनेटली शेयर कर दो, जो भी बातें हैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आप बता दो, ताकि इंडियन फाउंडर्स को ये चीज़ समझ में आए। तो वही चीज़ मैं आप लोगों से खुलासा करने जा रहा हूँ, वो चीज़ ट्रांसलेट करके एग्जैक्टली सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो ये जितने भी ट्रांसलेशन है, उनके वेबसाइट पे ये लिंक, जो उन्होंने वीडियो भी डाला हुआ है, उन्होंने वीडियो लिंक भी शेयर किया है मुझसे, तो मैंने वीडियो लिंक और उसका जो आर्टिकल का लिंक, दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है। तो वीडियो मैं ऑनेस्टली बोलूँ नहीं देख पाया, क्योंकि उसमें इतना टाइम नहीं मिला मुझे, तो मैंने आर्टिकल पढ़ा, और सेम टू सेम आर्टिकल को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो चलिए वीडियो को क्विकली समझ लेते हैं। देखिए, पहले तो डिस्क्लेमर पे आ जाते हैं कि रिकवरिंग 100 जो है, उन्होंने डिस्क्लेमर दिया है कि हमने ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है कि यहाँ प्रस्तुत जानकारी सटीक हो। जो भी जानकारी दी गई है वो कानूनी दस्तावेजों, ऑन पैसिव के कर्मचारियों और नेताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी कंपनी से
परोक्ष रूप से जुड़े लोगों और ऑन पैसिव के अधिकारियों, प्रबंधन, कर्मचारियों, फाउंडर्स और लीडरशिप काउंसिल के सदस्यों द्वारा सार्वजनिक रूप से साझा की गई जानकारियों पर आधारित है, जबकि सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयास किया गया है और सभी जानकारी की जांच की गई है। उसके बाद ही मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, उनका कहना है फिर भी कभी कभार छोटा मोटा इधर उधर हो सकता है, वो गलतियाँ तो चलो बना रहता है। ऑन पैसिव से परोक्ष रूप से जुड़े कई कानूनी संस्थान, बिचौलिए और शेल कंपनियां हैं जिनकी जानकारी हमारे पास है, लेकिन संक्षेप और सरलता बनाए रखने के लिए उन्हें इस प्रस्तुति में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे खुलासे हैं जो अभी नहीं किया गया है, तो वो बाद में बताएगी। ये जानकारी प्रस्तुत की जा रही है क्योंकि ऑन पैसिव में वर्तमान में क्या हो रहा है उसका वास्तविक सच सामने आना जरूरी है। जो फाउंडर्स ऑन पैसिव का हिस्सा बने हैं वो इसके इतिहास और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कंपनी के मौजूदा हालात के बारे में सच्चाई जानने का अधिकार है, हकदार है। ठीक है, ये ऑन पैसिव के इतिहास और वर्तमान गतिविधियों का सिर्फ एक व्यापक विवरण है, मतलब छोटा सा पार्ट है। काफ़ी जानकारी को गुप्त रखा गया है ताकि स्रोतों की गोपनीयता सुरक्षित रहे और चीज़ों को समझना आसान हो सके। कुछ जानकारियों को विभिन्न कारण से साझा नहीं किया जा सकता है, कृपया ये निर्णय का सम्मान करें कुछ विवरण शामिल क्यों नहीं किए गए। मतलब वो ये कह रही है कि ये तो छोटा मोटा चीज़ ही आपको अभी बताया गया है, अभी बहुत सारी चीज़ों को गुप्त रखा गया है क्योंकि जहाँ से जानकारी मिली है सोर्स है, उन्होंने भी मना किया हुआ है। आपको पता है ना, ये लीगल चीज़ें होती है तो हर चीज़ अचानक खुलासा करना सही नहीं होता है। तो इसलिए वो ये बोल रही है कि माफ़ी चाहता है कि सम्मान कीजिएगा कि मैं सारी जानकारी इसमें अभी नहीं दे रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों को गुप्त रखा गया है, लेकिन अभी के लिए ये सब जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब आते हैं, सबसे पहले उन्होंने ऑन पैसिव और ऑन फ्यूजन के बारे में बताया है। ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ऑन फ्यूजन केवल ऑन पैसिव का रीब्रांडिंग नहीं है, ये कोई पुनर्गठन, बदलाव या नई शुरुआत नहीं है, ये पूरी कंपनी का एक बड़ा रीसेट है। इस रीसेट के साथ फाउंडर्स, एफिलिएट, ग्राहकों, बिजनेस पार्टनर्स और बैंकों के बीच मौजूदा संबंध समाप्त हो रहे हैं और सभी के साथ एक नए संबंध बनाने की आवश्यकता होगी। जब ऑन फ्यूजन लॉन्च होगा तो फाउंडर्स, एफिलिएट्स या ग्राहकों के साथ कोई भी कानूनी समझौता नहीं होगा। ये पूरी तरह से मिस्टर अशरफ मुफर्रा, उनके नए बिजनेस पार्टनर्स और नई कानूनी संस्थाओं के विवेक पर निर्भर होगा कि फाउंडर्स, एफिलिएट, ग्राहक और अन्य के साथ नए कानूनी समझौता करें। फिर से ध्यान दें, ये केवल रीब्रांडिंग नहीं है, नई सेवाएं पूरी तरह नई कंपनी द्वारा पेश की जाएंगी, ना कि ऑन पैसिव कंपनियों द्वारा। नई और अलग कंपनी होने के कारण पुराने सभी समझौते रद्द माने जाएंगे। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि ये जो नई कंपनी बन रही है, और इससे आप लोगों को हमेशा याद रखिएगा कि कानूनी तरीके से ये जो ऐश मुफर्रा है आप लोगों से सेफ़ हो जाएगा, क्योंकि मेन झंझट आप लोगों का पैसे का है, ताकि पैसा वापस ना करना पड़ जाए। क्योंकि अभी एसएससी का केस चल रहा है वो ठीक है, लेकिन आप लोगों के साथ अगर केस चल जाएगा तो पूरा का पूरा पैसा वापस करने की अगर जिम्मेदारी आ जाती है तो फिर से वो जो सपना देखा हुआ है ना कि मैं बिलियनर बन गया हूँ, तो वो सपना फिर इनका टूट जाएगा। तो ये सारे जो चीज़ें चल रही, तो आप एक चीज़ों को समझो कि ऑन फ्यूजन जो है उसका ऑन पैसिव से लिंक नहीं रहेगा, और ये चीज़ आपका आगे और समझ में आएगा कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो अब पहले आ जाते हैं शुरुआत ऑन पैसिव यूएसए और अशरफ मुफर्रा। शुरुआत कैसे हुई? तो ऑन पैसिव एक सिंगल कानूनी इकाई नहीं है, बल्कि कई कंपनियों का समूह है जो अलग अलग देशों में अलग अलग कानूनी स्वामित्व के तहत काम कर रहे हैं। ऑन पैसिव की शुरुआत अमेरिका में फ्लोरिडा राज्य में हुई थी। इस अमेरिकी कंपनी ऑन पैसिव एलएलसी को कानूनी तौर पर 19 नवंबर 2018 को स्थापित किया गया था। इसके मालिक और प्रबंधक मिस्टर ऐश मुफर्रा थे। यही वो कानूनी इकाई है जिसके साथ ऑन पैसिव फाउंडर्स ने अपना एनडीए साइन किया था। इसे फाउंडर्स एग्रीमेंट भी कहा जाता है, ये याद रखना बाद में महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया कि ऑन पैसिव एक सिंगल कोई कंपनी नहीं है। ऐश ने क्या किया, इसमें कुछ और खड़ा कर दिया, उसमें कुछ और खड़ा कर दिया। वो बोलने के लिए देखो डेफिनेटली बोलेंगे कि भाई ऐसा होता है, हर कंपनी अलग अलग जगह काम करती है, अलग अलग नामों से कंपनी खोल लेती है। सेम चीज़ उन्होंने भी ऐसी तिगड़मबाजी सब किया हुआ है। और इसकी शुरुआत में इसके जो पहली शुरुआत है वो कहाँ हुई, यूएस में हुई, जिसका नाम, कंपनी का नाम क्या याद रखिए, ऑन पैसिव एलएलसी। ठीक है, 2018 नवंबर की बात है ये। और उसके बाद जो एनडीए आपने जो साइन किया है ना, इसी के साथ किया हुआ है, ऑन पैसिव एलएलसी के साथ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका सिंगापुर का विस्तार हुआ। 6 मई 2021 तक
ऑन पैसिव एकमात्र कानूनी इकाई थी, मतलब एक ही कंपनी थी 2021 6 मई 21 तक का, जो केवल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित थी। उसी दिन ऑन पैसिव प्राइवेट लिमिटेड नाम एक नई कंपनी सिंगापुर में शामिल की गई। इस कंपनी और उसके कर्मचारियों को अक्सर सिंगापुर ऑफिस के नाम से जाना जाता था। हालांकि इस कंपनी के बारे में ऑन पैसिव के फाउंडर्स में से कुछ समय तक चर्चा नहीं की गई थी। जब इसका ऐलान हुआ था तो ऐश मुफारा ने दावा किया कि इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी और फाउंडर्स के मार्केटिंग प्रयासों को समर्थन करना होगा। सिंगापुर ऑफिस में कभी भी पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं थे, मतलब फुल टाइम वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं थे। ये एक वर्चुअल ऑफिस सेवा प्रदाता कंपनी के साथ अनुबंध के तहत संचालित होता था। इसके अलावा कंपनी के डायरेक्टर में से एक सिंगापुर नागरिक को कानूनी आवश्यकता के रूप में शामिल किया गया था। मतलब इसमें यह बोला गया कि देखो, सिंगापुर में तो कंपनी आपका वहाँ पे भी खोला गया 6 मई 2021 का, लेकिन यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो कंपनी थी वो एक आपका वर्चुअल ऑफिस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि उसमें क्या होता है कि ऑफिस नहीं होता है, लेकिन उस जो पूरा बिल्डिंग क्या करता है, वो बिल्डिंग आपको एक नाम दे देता है। मतलब आपके कंपनी को उसमें अगर आप उसमें कुछ साल का एक पैकेज लेते हो तो आपको ये बोला जाता है कि हम आपको अपना एड्रेस यूज़ करने के लिए दे देंगे। ठीक है, एक वर्चुअल ऑफिस होता है, उसमें ऑफिस आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है 1-2 सीट भी ले ले, वो अलग बात है। लेकिन वर्चुअल ऑफिस में क्या है कि ऑफिस आपका वहाँ नहीं रहेगा, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन वहाँ का मिल जाएगा कि आप हमारा एड्रेस यूज़ कर सकते हो। तो वही चीज़ वहाँ पे किया गया था, क्योंकि कोई फुल टाइम एम्प्लॉय भी वहाँ पे रखा नहीं गया था। फिर सिंगापुर की कंपनी उसके बाद फिर क्या किया कि सिंगापुर में किसी एक बंदे के साथ भी उसको डायरेक्टर के रूप में रखा गया, क्योंकि ज़रूरी होता है कि जिस कंट्री में आप हो वहाँ का एक डायरेक्टर होना चाहिए, है ना, उस कंपनी व टाइप के अकॉर्डिंगली। तो सिंगापुर कंपनी के डायरेक्टर मिसेज असमाहन मुफारा थी, जो एस मुफारा की पत्नी है। ये कंपनी पूरी तरह से मिसेज मुफारा के स्वामित्व और नियंत्रण में थी। डायरेक्टर रखा गया था, लेकिन ये पूरा का पूरा जो इसका जो मेन हेड थी वो कौन थी, उनकी जो वाइफ है वो मिसेस मुफारा थी। हालांकि सिंगापुर ऑफिस के प्रचार प्रसार के प्रयास कभी साकार नहीं हुए। इस ऑफिस की असली उद्देश्य ज्ञात है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ संगठनों ने इसे गोपनीय रखने की अनुरोध किया हुआ है। मतलब वो ये बोल रही है कि इस ऑफिस का जो मेन उद्देश्य सिंगापुर में क्यों खोला गया था ये चीज़ उसको पता है, लेकिन कुछ संगठन है जो इस पे काम चल रहा है ना, तो उन्होंने मना किया हुआ है कि इसको अभी डिस्क्लोज मत करो, इसको बाद में आप बताना या फिर बता सकते हैं जब भी होगा, लेकिन अभी उस चीज़ को आप लोगों के सामने नहीं बताया जा रहा है कि सिंगापुर का जो ऑफिस का मेन उद्देश्य उसको बनाने का क्या था और उसके पीछे का मेन कारण क्या था, ये चीज़ इनको पता है। तो देखो, हिंदी में एकदम शुद्ध तरीके से पढ़ते जा रहा हूँ, क्योंकि सेम ट्रांसलेशन ऐसे ही ट्रांसलेशन हो जाता है ना, तो थोड़ा बहुत मैं समझ लीजिएगा। अगर समझ में ना आया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा उसको फिर सरल हिंदी में बोलने की भी कोशिश करूँ। एक तो मेरी हिंदी ऐसे भी ख़राब ही है। तो चलिए अब आगे आते हैं। भारत ऑन पैसिव का एक नया मुख्यालय। उसके बाद फिर आपका 6 मई को सिंगापुर का हुआ। उसके बाद फिर आपका भारत में आया। देखो सिंगापुर वाला बाद में आपको पता चला होगा, इसलिए पता चला क्योंकि वो बाद में बताया गया। ठीक है, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन पहले सिंगापुर का ही हो गया था। उसके बाद 3 महीने के बाद 9 अगस्त 2021 को ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नामक एक नई कंपनी भारत में कानूनी रूप से स्थापित की गई। इस कंपनी और इसके कर्मचारियों को अक्सर हैदराबाद ऑफिस के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद ऑफिस वो स्थान है जहां ऑन पैसिव के प्रबंधन और कर्मचारियों का बड़ा हिस्सा स्थित था। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर्स, डेवलपर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और कस्टमर सर्विस सपोर्ट स्टाफ शामिल थे। ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड भारत की शुरुआत में 2 शेयर होल्डर थे। इनमें से एक शेयर होल्डर एक भारतीय नागरिक थे, जो कानूनी रूप से आवश्यक था, जैसे सिंगापुर में ज़रूरत होता है। दूसरे शेयर होल्डर मिसेज अफाहन मुफारा थी, जो एस मुफारा की पत्नी है, और जिसमें मिसेस मुफारा की जो शेयर होल्डर था वो 99.99% शेयर था, और बाकी 0.01 जो % दिया गया था वो जो दूसरा बंदा था उसको दिया गया हुआ था। ठीक है, इसका और उस समय तक जब तक भारत में ये चीज़ें चालू हुई तब तक 8,30,000 फाउंडर्स पोजीशन बेच दी गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ जब भारत में, मतलब इसका समराइज़ यही है कि अगर मतलब भारत में जब इसका खुला तो भारत में मतलब जो डायरेक्टर, जो मेन जो शेयर होल्डर थी 2 लोग थे।
ठीक है, आपका एक मिसेस मुफर्रा और एक कंपनी। ये चीज़ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोगों को याद है शेयर होल्डर वाला एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें आपको क्लियरली ये वाला वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था। हर चीज़ जो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों को इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ही मैं शेयर करता हूँ। तो याद रखिएगा कि ये जो पुराने वीडियो से मैंने लिया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अस्मा मुफर्रा 10,000 शेयर एलोकेट किए गए थे टोटल मिला के, जिसमें से अश्मरा मुफर्रा जो वाइफ है उनकी 9,999 शेयर उन्हीं के हैं, और वेंकटा रामना राव किली बोल के है उसका 1 शेयर है। ठीक है, तो ये देख लिया आपने 99.99%। मतलब इसका मतलब है कि मैंने ये बातें 2-3 महीने पहले बोली थी और सेम टू सेम अभी ये बात निकल के आई है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये भी पूरी तरह से सही बोल रही है, और चीज़ों को उसके बाद ही मैंने आप लोग से सोचा कि शेयर करूँ, क्योंकि ये डिटेल मैंने ऑलरेडी पहले ही निकाला हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ, दुबई में विस्तार, दुबई में फिर उसका विस्तार किया गया। उसके बाद क्या आया, 23 नवंबर 2021 को मतलब दुबई में कानूनी इकाई बनाई गई। ये कंपनी ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी LLC के नाम से जानी जाती है, और इसे दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रजिस्टर किया गया है, जो जहाँ जैसे MCA में होता है वहाँ किया गया है। इसे आमतौर पर दुबई ऑफिस कहा जाता है। ठीक है, ये कंपनी पूरी तरह से मोहम्मद, ये बहुत ही आश्चर्यजनक वाली बात है, ये कंपनी पूरी तरह से मोहम्मद कमाल अनवर मोहम्मद के स्वामित्व और नियंत्रण में थी। मिस्टर कमाल ऑन पैसिव के फाउंडर्स के बीच लोकप्रिय नाम थे। जब दुबई ऑफिस की शुरुआत हुई उस समय ऑन पैसिव ने लगभग 10,70,000 फाउंडर्स की सदस्यता बेच दी थी। उसके बाद दुबई में स्टार्ट हुआ, फिर दुबई में, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि मतलब जो जानकारी ये निकल के आ रही है कि दुबई का जो पूरा जो ऑन पैसिव है किसके नाम पे है, मोहम्मद कमाल के नाम पे ही है। ना ही ऐश का कहीं नाम है, ना ही उनके वाइफ का कहीं भी नाम है। तो क्या ये खिचड़ी है, पता नहीं। तो उसके बाद देखो, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को क्या समझना है, आगे भी और इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको और समझा रहा हूँ। पहले इस दुबई वाले केस को लेकर आप एक चीज़ समझिए कि ये संभावना बेहद ज़रूरी है, ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ऑन पैसिव एफिलिएट एग्रीमेंट जिसे 2023 में फाउंडर्स से इलेक्ट्रॉनिक रूप से साइन करवाया गया था, ताकि उनकी फाउंडर पोजीशन एक एफिलिएट पोजीशन में बदला जा सके, जिससे वो कमीशन कमा सके। और एक एग्रीमेंट केवल एफिलिएट और ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी LLC के बीच है। दूसरे शब्दों में, ये एफिलिएट एग्रीमेंट कानूनी रूप से केवल एफिलिएट फाउंडर और मिस्टर कमल द्वारा संचालित और स्वामित्व वाली कंपनी के बीच बाध्यकारी है। याद है आप लोगों को 2023 में दोबारा एक एग्रीमेंट करवाया गया था, जब मैं उसमें भी क्वेश्चन उठाया था। फिर जैसे ही एफिलिएट डाल दिया गया था, मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग फाउंडर नहीं रहे। आप लोगों को याद होगा, पुराने लोगों को याद होगा वो वीडियो। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो पोजीशन आप लोगों ने, जो उस समय जो आप लोगों ने जो साइन किए NDA ना, वो उसमें रोल ऐश का और लीगल तरीके से ऐश और इसका क्या नाम है, इनके वाइफ का है ही नहीं। वो आपने जो साइन किया, किसके साथ साइन किया मालूम है? वो आपने साइन कर दिया मोहम्मद कमाल के साथ, क्योंकि वो दुबई वाली कंपनी है, और दुबई वाली कंपनी के साथ आपने क्या कर दिया, साइन कर दिया था। एफिलिएट एग्रीमेंट ही एकमात्र दस्तावेज है जो एफिलिएट द्वारा ऑन पैसिव उत्पादों की बिक्री के लिए कमीशन की संरचना और इन कमीशनों के भुगतान की शर्तों की परिभाषित करता है। मैं समझ लेता हूँ, ठीक है। ऑन पैसिव दुनिया में मिस्टर और मिसेज मुफर्रा द्वारा स्वामित्व नियंत्रण वाली कंपनियों या अन्य कानूनी इकाई एफिलिएट फाउंडर्स को कमीशन का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। देखो, बहुत ही क्लियर बात इसमें ये बोला गया था कि आपने जो जो साइन किया ना, उसमें वही चीज़ बताया जा रहा है कि आपने जो साइन किया वो ना उसमें ऐश का कोई रोल रहेगा, ना ही उसके वाइफ का रोल रहेगा। ठीक है, रोल किसका रहेगा? हमारा क्या बोलते हैं, मोहम्मद कमाल का रहेगा। अगर मोहम्मद कमाल भाग ही गए, जहाँ तक पता चला है, तो जो भाग गए, इधर गायब हो चुके हैं, तो भाई साहब, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कल ऐश आपको आके रोना, वही रुदाली वाले पोजीशन पे आ जाएगा, रोना शुरू कर देगा कि उसने धोखा दे दिया था, अब सारे पैसे तो वही लेके चला गया, अब हमें शुरुआत से करनी पड़ेगी, सब कुछ नया करना पड़ेगा, ऐसी बातें निकल के आएगी। यही स्पेशली मैंने पहले भी बोला हुआ है आपको। केवल मिस्टर कमाल की ऑन पैसिव दुबई कंपनी कानूनी रूप से देय कमीशन को भुगतान करने के लिए बाध्य है, चाहे ऑन पैसिव प्रबंधन नेतृत्व प्रसिद्ध। इसमें यह बोला गया कि इसका मतलब आपका कमीशन आपको ऐश से नहीं मांगना है, आपको किससे मांगना है? आपको मोहम्मद कमाल से मांगना है। ऑन पैसिव दुबई के अस्तित्व 30 मार्च 2022 तक ऑन पैसिव फाउंडर्स से छिपा कर रखा गया था। ठीक है, इस दिन ऐश मुफर्रा और अन्य ऑन पैसिव नेतृत्व ने एक
कार्यक्रम आयोजित किया जिसे उन्होंने खुद मेगा इवेंट कहा। इसे द टॉप लाइव, हाँ याद है ना, वो टॉप लाइव, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कुछ पता नहीं, कुछ तो आया था, मुझे भी याद आ रहा है। देखो ये मैं इसलिए मैंने पहले नहीं पढ़ा, मैं एग्जैक्टली ट्रांसलेट किया, आप लोगों को वीडियो बना दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे फिर कुछ कहीं निकल के भी जाना है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ एक साथ, ठीक है। टॉप लाइव के नाम से प्रसारित किया गया है और एक यूनिकॉर्न इस बॉन्ड के रूप में पेश किया गया था। हाँ सही बात है, याद आ रहा है आप लोगों को, यूनिकॉर्न इस बॉन्ड बोल के आया था। इस इवेंट के दौरान फाउंडर्स को केवल इतना बताया गया है कि ऑनपैसिव ने दुबई यूएई में एक नया कार्यालय खोला है। हालांकि ये कानूनी इकाई के बारे में कोई स्पष्टता नहीं दी गई। दुबई जब ऑनपैसिव दुबई इवेंट के समय लगभग 11 लाख फाउंडर्स पोजीशन बेची जा चुकी थी, ठीक है। तो ये दुबई की कहानी है। तो दुबई तक आप लोगों को समझ में आया क्या क्या कांड चल रहा है अभी तक। तो ये सब क्या है कि क्लियरिटी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी आगे भी है, लेकिन मैं बस ये आप लोगों से ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो भी चीज़ें चल रही है, देख रहे हो कितना घुसड़ू में कोई भी चीज़, ये सब कोई भी एक सिंपल काम अगर आप शुरू करते हो, ढंग से करते हो, बिना चोरी के करते हो, बिना करप्शन के करते हो, बिना किसी गलत भाव से करते हो, तो इतना ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सब ताम झाम क्यों किया जा रहा है, आप चीज़ों को समझो। मैं जब क्वेश्चन करता था तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आता था, ये बहुत ही ज़रूरी है आपको समझना। अब देखो ओ मीडिया ऑनपैसिव, उसके बाद आया 10 जून 2022 को ऑनपैसिव दुबई ने एक नई शाखा शुरू की जिसे ओ मीडिया का नाम दिया गया। और ओ मीडिया का पूरा जो दायित्व है, उसका जो स्वामित्व है, ओनरशिप है, वो किसके पास है? मिस्टर मोहम्मद कमाल के पास। अब क्या हुआ, अब उसके बाद आ गया कहानी गुड बाय ऑनपैसिव इंडियन डायरेक्टर सिंगापुर एंड मिस्टर कमाल। उसके बाद क्या हुआ, अगले साल 29 मार्च 2023 को ऑनपैसिव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कि 2 डायरेक्टरशिप को समाप्त कर दिया गया, मतलब इंडिया वाला जो पार्ट है, ठीक है, याद रखिए। एक हफ्ते के बाद 6 अप्रैल 2023 को मोहम्मद कमाल को एक नए डायरेक्टर के रूप में जोड़ा गया जो मिसेज मुफर्रा के साथ काम कर रहे थे। मतलब इंडिया में पहले कमाल डायरेक्टर में नहीं था, फिर पता नहीं 2 लोगों को निकाला, जो भी कहानियाँ चली बीच में, उसके बाद मोहम्मद कमाल को उसमें जोड़ दिया गया इंडिया वाले कंपनी में। 6 अप्रैल 2023 की बात है ये। फिर उसके बाद आपका 2024 के पहले 6 माही में ऑनपैसिव के 2 कानूनी संस्था अस्तित्व में नहीं रही। 6 मई 2024 को सिंगापुर अकाउंटिंग और कॉरपोरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा ऑनपैसिव प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर को हटा दिया गया। इसके बाद ऑनपैसिव की सिंगापुर कंपनी को बंद कर दिया गया और कानूनी रूप से बंद कर दिया, जिसका मतलब है कि ऑनपैसिव के सिंगापुर, मतलब ऑनपैसिव जो सिंगापुर है वो बंद कर दिया गया, ये बात बताया जा रहा है इसमें। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि ऑनपैसिव के पास सिंगापुर में फाउंडर्स, एफिलिएट्स या ग्राहक नहीं हो सकते, लेकिन वो वहाँ के कर्मचारी नहीं रख सकते, ना ही सिंगापुर में कोई भी आप मतलब बिजनेस कर सकते हो वहाँ पे, मतलब परचेज़ कर सकते हो वहाँ से, मतलब ऑनलाइन के थ्रू जैसे जो भी चलता है, तो वहाँ पे आपको फाउंडर्स मिल जाएंगे, एफिलिएट्स मिल जाएंगे, लेकिन मतलब प्रॉपर तरीके से जो कंपनी के साथ जैसे होता है वैसे चीज़ें वहाँ पे सिंगापुर में नहीं होगी। मतलब सिंगापुर वाली ऑफिस बंद हो गई थी। 2024 के अंत में 23 जून 2024 ऑनपैसिव टेक्नोलॉजी LLC या ऑनपैसिव UAE दुबई डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ अपने मुशरक बैंक शाखा का बिजनेस लाइसेंस नवीकरण करवाने में विफल रहा। इसका परिणाम स्वरूप ओ मीडिया को पूर्ण तरीके से बंद होना पड़ा। अब दूसरा चीज़ क्या बंद हो गया, आपका ओ मीडिया बंद हो गया। जो भी है उसके साथ उनको रिन्यू नहीं कर पाए, या बैंक के साथ जो बिज़नेस जहाँ चल रहा था वो बैंक के साथ भी उन्होंने कुछ भी चला होगा, या फिर उन्होंने जो डिटेल मांगा होगा, जो भी हुई होगी, तो वो पूरा नहीं कर पाया होगा, जिसकी वजह से ओ मीडिया को बंद करना पड़ा। हालांकि ओ मीडिया समूह के 2 वर्ष के इतिहास के दौरान उल्लेखनीय प्रस्थान हुए, जिसके बारे में लीडरशिप काउंसिल के सदस्यों और फाउंडर्स ने बताया गया, लेकिन आज तक ऑनपैसिव या उसके नेतृत्व ने फाउंडर्स को यह खुलासा नहीं किया कि बहुत प्रशंसा और प्रचारित ओ मीडिया ऑपरेशन पूरी तरह से बंद हो गया। मतलब अभी तक, मतलब उस तरह से क्लियर तरीके से ओ मीडिया बंद हो गया है, शायद आप लोगों को अभी तक कुछ भी बताया नहीं गया होगा। और ओ मीडिया के संचालन के दौरान इसे कानूनी रूप से पूरी तरह से मोहम्मद कमाल, ये तो मैंने ऑलरेडी हमने आगे भी पढ़ लिया कि मोहम्मद कमाल ही इसका संचालन कर रहे थे। और जुलाई 2024 आते आते की शुरुआत में मोहम्मद कमाल, प्रोफेसर सुजान एक्लिनिकी और पुराने ओ मीडिया के टीम लगभग 30 सदस्य दुबई छोड़कर मिस्र चले गए, इजिप्ट भाग गए,
भाग गए, मैं भाग गए बोल रहा हूँ, लेकिन वो मतलब चले गए। दुर्भाग्य से इस स्थिति के बारे में भी अब सार्वजनिक रूप से केवल यही जानकारी साझा की जा सकती है। इसमें भी बहुत सारे लफड़े हैं बोल रहे हैं, तो ये पूरी जानकारी आप लोगों को अभी नहीं दे सकती कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन याद रखो कि जुलाई 2024 में जो आपका मोहम्मद कमाल है, सुजैन है और 30 अलग अलग लोग हैं वो दुबई छोड़ के भाग चुके हैं, इजिप्ट भाग गए हैं। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को पिछले में भी एक वीडियो में भी खुलासा किया था कि जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया में एक नया नाम जुड़ा था आपका मोहम्मद कमाल अनवर मोहम्मद, है ना, आप लोगों को याद होगा। ये पुराने वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका आया कि मिस्टर मुफर्रा का ऑन पैसिव विदाई गीत और ऑन फ्यूजन का उदय। मतलब अब किस तरह से ऑन पैसिव की विदाई हो रही है और किस तरह से ऑन फ्यूजन आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि सभी एफिलिएट एग्रीमेंट फाउंडर्स, एफिलिएट्स और मिस्टर अशरफ मुफर्रा के नियंत्रण से बाहर की कंपनी के बीच होते हैं। जैसे जैसे मिस्टर मुफर्रा ऑन पैसिव के ऑपरेशन को बंद कर रहे हैं और ऑन फ्यूजन को शुरू कर रहे हैं, सभी एफिलिएट्स के एग्रीमेंट और उनका बकाया कमीशन मिस्टर मोहम्मद कमाल की कंपनी के पास ही रहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यही चीज़ मैंने पहले भी पुराने वीडियो में भी आपको बताया था, इतना डीपली नहीं पता था मुझे, लेकिन आपको यही बताया था कि जो नई कंपनी आई है उससे आपका पुराना एग्रीमेंट का कोई रिलेशन नहीं हो जाएगा। मैंने स्पेशली आप लोगों को बोला था कि कंक्लूजन में बताया था कि लीगल तरीके से वो आप लोगों को कमीशन नहीं देना पड़ेगा, ये उनके पास ऑप्शन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑन फ्यूजन एक नई कंपनी है, सब कुछ नया है। आपने एग्रीमेंट किसके साथ किया? आपने पैसे किसको डाल दिए? उसको दे दिए, क्या नाम है, मोहम्मद कमाल को दे दिए सब कुछ। अब मोहम्मद कमाल भाग गया तो भाई ऐश क्या करेगा? समझो चीज़ों को। तो मिस्टर मुफर्रा को भी निर्णय लेते हैं, मिस्टर मुफर्रा जो भी निर्णय लेते हैं उसमें फाउंडर्स एफिलिएट्स के साथ अच्छा करना शामिल है, जो पूरी तरह से उन्हीं पे और उनके बिजनेस पार्टनर्स पर निर्भर रहेगा। अब इस कंपनी में क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारा मिस्टर मुफर्रा ही बता पाएगा। मिस्टर मुफर्रा के ऊपर रहेगा आप लोगों के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। फाउंडर्स और एफिलिएट्स ये केवल ऑन पैसिव का लोगो बदलने का कोई नई आकर्षक वेबसाइट लॉन्च करने जैसा नहीं है। ये एक नई कंपनी है जिसके पास और कोई पूर्व दायित्व नहीं है, और ये निर्णय लेने की शक्ति है मिस्टर मुफर्रा और उनकी टीम ऑन पैसिव ऑन फ्यूजन के बाद। ये जो बार बार बोला जाता है ना कि अब सारा चीज़ मैंने अपने हाथ में ले लिया है, सारा अधिकार मैंने अपने हाथों में ले लिया है, तो यही कहानी है। अपने हाथों में क्या ले लिया उन्होंने? भैया एक नई कंपनी ले ली। नई कंपनी में अब अपने हाथों से तुम फिर से दोबारा अपने हाथों में ले लिया बोल के फिर से दोबारा पैसे मांगोगे तो कैसे चलेगा? ऐश भाई साहब, आप लोगों को पहले बोलता था भाई ट्रांसपेरेंट हो, फाउंडर्स साथ देंगे आपका, टेंशन मत लो, लेकिन ना, मन में अगर चोरी हो तो इस तरह की घटनाएं घटती रहेगी। इसलिए आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने चीज़ों को नहीं समझा, जो मैं इतना मेहनत करके आप लोगों से वीडियो बना के 10 महीने पहले, ये देखो 10 महीने पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, आप लोगों से पूछा था कि ऑन पैसिव यूएस और ऑन पैसिव दुबई जो है आपस में इनका कोई लेना देना है नहीं। तो आप लोग क्वेश्चन पूछो। इस वीडियो में मैंने क्लियरली बोला था कि फाउंडर्स का पैसा किस में लगा है। देखो इसका हेडिंग ही ये था। तो 10 महीने पहले क्या मेरे पास सपने आए थे? क्या मैंने झूठ बोला था? क्या मैंने लॉजिकल तरीके से, प्रॉपर तरीके से समझ के आप लोगों को बोलने की कोशिश की थी कि भाई क्या है, पूछो कहाँ पे लगा है। बाद में यही घटना निकल के आया। उस समय तो किसी ने कुछ नहीं बोला, मुझ पे हंसे, मुझ पे गाली दिया, लेकिन आज के दिन में यही चीज़ सबूत निकल के आ गया। आप दोबारा ऑन पे क्या बोल रहे हैं कि मैंने अपने हाथों में ले लिया। अपने हाथों में क्या ले लिया? अरे तुम नई कंपनी बना के फिर अपने हाथों में क्या ले लिया? पैसा मोहम्मद कमाल लेके कहाँ भाग गया भाई? वो कौन बताएगा? अब आगे क्या? तो अब इसके बाद ये क्या बोलते हैं, जो ये पूछ रही हैं, रिकवरिंग हंड्रेड पूछ रही है कि फाउंडर्स और एफिलिएट्स को स्वयं से ये सवाल पूछने की ज़रूरत है, क्यों मिस्टर मुफर्रा और पुराने ऑन पैसिव प्रबंधन इन मुद्दों को स्पष्ट नहीं किया? मतलब आप लोगों से क्यों छिपाया गया? क्या ऑन पैसिव लीडरशिप काउंसिल की कंपनी की संरचना पूरी जानकारी थी? क्या मतलब ये जितने बड़े बड़े चौड़े बनते हैं ना लीडर्स, धिल्लन बड़ा इतना चौड़ा बनता है, क्या इनको ये जानकारी थी नहीं थी? क्यों आप लोगों से छिपाया गया? जस्सी जी मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्या आपने 3 महीने का जो टाइम लिया है, क्या आप लोगों को ये जानकारी है या नहीं है, या फिर ये चीज़ आप भी छिपा रहे हो? क्या अगर ऑन पैसिव आपके कमीशन का भुगतान नहीं करता है तो आप क्या करोगे? क्या आप नई कंपनी ऑन फ्यूजन पर विश्वास कर सकते हैं? क्या ऑन फ्यूजन ने अपना पैसा फिर से निवेश करने के लिए तैयार है? तो ये जो रिकवरिंग हंड्रेड है आप लोगों को पूछ रही है कि ये सब आप आगे क्या करोगे। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? वीडियो शायद पता नहीं कितना लंबा हो गया हो। कंक्लूजन ये है कि मैं 2021 से आप लोगों को बोलता आ रहा हूँ कि ऐश कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। इतने ट्रांसपेरेंट ये चीज़ दोबारा प्रूफ हो चुका है जो मैं आप लोगों से कहता आ रहा हूँ।
क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंट होना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि ऐश ने आपसे $97 लेते समय बोला था कि $97 जो फाउंडर्स है उनमें एक खासियत, बहुत सारा लिस्ट दिया था, आप लोगों को याद है। उस लिस्ट में ये भी बोला गया था कि मतलब फाउंडर्स की खासियत क्या है, उसमें ये बोला गया था कि फाउंडर्स को हर चीज़ पहले पता चलेगा। एफिलिएट और फाउंडर्स का ये डिफरेंस है, चाहे प्रोडक्ट को इन्फॉर्मेशन लेके हो, चाहे कंपनी के इंटरनल मैटर्स को लेके हो, पहले आप लोगों को बताया जाएगा। अब मुझे पता है कि हमारे पास ये हमारे जो बेवकूफ़ धिल्लन आएगा, फिर बोलेगा हर चीज़ नहीं बताया जाता, ये नहीं किया जा सकता। तो झूठ क्यों बोले थे, फाउंडर्स नाम क्यों दिया था, देना ही नहीं चाहिए था। हर चीज़ का तुम लोग के पास बातों को छिपा के रखने का तोड़ है, वो तो धिल्लन आके फिर नई कहानियाँ सुना देगा। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आखिरी तक देखा होगा और आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी था। इसको हम तोड़ तोड़ के फिर अलग अलग वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे, तो क्योंकि लोगों तक पहुँचे, क्योंकि लंबा वीडियो देख के हो सकता है कि बहुत लोगों ने यहाँ तक ना सुना हो, लेकिन जिसने भी सुना हो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि कुछ समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।